विश्वासघात महसूस होता होगा हमारे देश की जनता को जब हम किसी पार्टी पे विश्वास करते हैं तथा उसके उम्मीदवार को अपने मतों से जिताते हैं, वोट देते हैं और वोट देने के बाद जब वो जीतता है तो जीतने के बाद वो अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे पार्टी में जाके मिल जाता है। एक क्षण के लिए हमें ऐसा लगता है कि जो भी हमें उम्मीदें थी इस पार्टी से और उस उम्मीदवार से, वो सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। क्योंकि जब भी हम वोट देते हैं तो वोट देते समय हमारे मन में ये रहता है कि अगर ये व्यक्ति जीतता है या पार्टी जीतती है तो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए विकास का काम करेगी। लेकिन जब वह व्यक्ति, हमें ये पता चलता है कि उसने अपना दल चेंज कर लिया, अपना पार्टी चेंज कर लिया अपने स्वार्थ के लिए, तो हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे खुद उसने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। उससे पहले उसने कई वादे किए कि हाँ मैं देश के लिए ये करूँगा, वो करूँगा, देश में विकास का काम करूँगा। लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि उसने पार्टी चेंज कर लिया है, उसने अपने स्वार्थ के लिए पार्टी चेंज कर ली, तो हमें लगता है कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसने खुद भ्रष्टाचार को जन्म दे दिया। जी हाँ, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, यानी कि दल बदल कानून के बारे में। संविधान में पहले दल बदल के आधार पर संसद के सदस्यों की निर्भरता का सिद्धांत नहीं था। यानी कि पहले किसी संसद के सदस्य पे कोई एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता था, क्योंकि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माताओं द्वारा यह उतना जरूरी नहीं लगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी होना चाहिए। लेकिन बाद में ये चीज़ें जरूरी हो गई। इसीलिए 52वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1985 में, उसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें दल बदल कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित प्रावधान है। अब क्या है दल बदल कानून, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो 10वीं अनुसूची के अनुसार संसद तथा विधान सभा के सदस्य जो कि राजनीतिक दल के सदस्य हैं, उनसे उनकी सदस्यता छीनी जा सकती है और उन्हें अयोग्य बताया जा सकता है, उन्हें अयोग्य करार किया जा सकता है। कैसे? तो वो भी कुछ विशेष परिस्थितियों में हो सकता है। अब वो विशेष परिस्थितियां क्या हैं? तो पहली कि अगर कोई सांसद अथवा विधानमंडल का सदस्य अपनी राजनीतिक दल की सदस्यता अपनी स्वेच्छा से छोड़ देता है, तो अगर वो अपनी स्वेच्छा से छोड़ता है तो उस समय उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। लेकिन यहाँ पे ये बात भी बहुत ध्यान देने वाली है कि यदि संबंधी सदस्य को पार्टी द्वारा बर्खास्त किया जाता है, यानी कि संबंधी सदस्य जो है उसको अगर पार्टी द्वारा बर्खास्त कर दिया जाए, तो उस स्थिति में उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। दूसरा है कि यदि कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचन के बाद किसी दूसरे पार्टी में जाके मिलता है, तो उस स्थिति में भी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। आपको ये बात ध्यान देने वाली है, निर्दलीय है लेकिन निर्वाचन के बाद अगर जाके किसी दूसरे पार्टी में मिलता है तो उस स्थिति में भी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। उसके बाद है कि यदि कोई सांसद या विधायक अपने पार्टी के मतदान के समय अपनी पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उस स्थिति में भी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा और उससे उसकी सदस्यता छीनी जा सकती है। उसके बाद से चौथा है कि अगर कोई सदस्य अपने निर्वाचन माह के पश्चात किसी दूसरे पार्टी में जाके मिलता है, तो उस स्थिति में भी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाता है। तो ये कुछ स्थितियां थी। अगर इन परिस्थितियों में किसी सांसद अथवा विधानमंडल के सदस्य को पाया जाता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं सारे एरिया में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वैसे ही इस एरिया में भी कुछ एक्सेप्शन है, इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जिन अपवादों को जानेंगे। अब कुछ स्थितियों में संसद के किसी सदस्य पे कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। अब कैसे नहीं लगता है और किस पे नहीं लगता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको याद रखनी है कि ये केवल अपवाद है। अपवाद के बारे में बात करने जा रही हूँ। अब अपवाद में कौन है जिस पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा? तो वो है कि लोकसभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष ये अपनी पार्टी को त्याग पत्र दे सकते हैं और पद को धारण कर सकते हैं, अथवा फिर से पद को छोड़ के फिर से अपने पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इन पे कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अब दूसरा बात करें तो दूसरा है कि अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी में विलय हो जाती है, एक पार्टी का दूसरे पार्टी में विलय हो जाने से भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा।
अब यहाँ पे आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो सदस्य जब अपनी स्वेच्छा से छोड़ता था राजनीतिक दल की सदस्यता को, तो उस समय एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर एक दल का दूसरे दल में अगर विलय होता है तो कैसे यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा? तो उसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। अब वो विशेष परिस्थितियां क्या है? जैसे कि दो पार्टी है, पार्टी ए और पार्टी बी, और दोनों का एक दूसरे में विलय होना है। तो जो पार्टी दूसरे पार्टी में शामिल होने जा रही है, उस पार्टी के 2/3 चुने हुए प्रतिनिधि का वोट विलय के लिए होना चाहिए। अगर 2/3 चुने हुए प्रतिनिधि मतदान करते हैं विलय के लिए, तो उस स्थिति में एक पार्टी दूसरे पार्टी में शामिल हो सकती है और उस पर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कि ये विनिश्चय कौन करता है? संसद के सदस्यों के निरर्ता का विनिश्चय कौन करता है? कौन उन्हें अयोग्य साबित करेगा? कौन ये बताएगा कि इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा? तो वो विनिश्चय करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। आपको ये भी बता दें कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो संसद के सदस्यों की निरर्ता का विनिश्चय करते हैं। तो उस समय हम लोग के लिए कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमने तो राज्यसभा के सभापति के बारे में पढ़ा था। तो आपको ये बात याद रखनी है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। सन 1992 से पहले इनका जो जो भी निर्णय होता था वो अटल माना जाता था। यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सभापति हैं, इनका निर्णय अटल माना जाता था। लेकिन 1992 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के निर्णय के बाद भी पीड़ित उस निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि लोकसभा तो राज्यसभा के सभापति के निर्णय लेने के बाद भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अब बात करते हैं इसके लाभ की कि दल बदल कानून के क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि आया राम गया राम की जो संस्कृति चली आ रही थी उस पे अंकुश सा लग गया। यानी कि लोग एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में आ जा रहे थे, तो उस पे कुछ हद तक अंकुश लगा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टोटली रूप से लगा है, क्योंकि आज भी हमें कई तरह की केसेस सुनाई देती हैं जिसमें पता चलता है कि एक आदमी जाके दूसरे पार्टी में मिल गया। इसको तो पूर्ण रूप से फॉलो नहीं किया जा रहा है, फिर भी कुछ हद तक आया राम और गया राम की संस्कृति पे अंकुश लगा। दूसरा है कि इससे पार्टी में स्थिरता बनती है। और तीसरा बात करें तो तीसरा ये है कि इससे जिस व्यक्ति को हम लोग मत देते हैं, यानी कि वो व्यक्ति दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता, यानी कि अपने पार्टी का दल बदल नहीं कर सकता है। लेकिन आज की स्थिति में हम लोगों को कई तरह की ऐसी केसेस दिख रही हैं जहाँ पे हम लोग को ये सब देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि दल बदल कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो उसे सभी व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश की कानून व्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा होगा और लाभकारी सिद्ध होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर भी करें और लाइक करें। धन्यवाद।